नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 का पाठ लघु कथाएं लेकर के उपस्थित हुए हैं। लघु कथाओं का अर्थ होता है छोटी कहानी, यानी छोटी सी एक ऐसी रचना जो रचना बड़ी कहानी नहीं कर सकती, वो शिक्षा हमको छोटी सी कहानी दे सकती है। कुछ नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा हमें इस कहानी से प्राप्त होगी। लघु कथा हिंदी साहित्य की नव्यतर विधा है, यानी जो लघु कथा है वो नई विधा है हिंदी साहित्य की, जो तीव्रता से विकसित भी हो रही है और आज छोटी और बड़ी अनेक पत्रिकाएं लघु कथाओं को प्रकाशित भी कर रही हैं। बड़े बड़े कथाकार भी लघु कथा लेखन में अपनी अभिरुचि प्रकट कर रहे हैं। आज के व्यस्तता भरे जीवन में पाठक को ना तो लंबी कहानियाँ पढ़ने का शौक रहा है, समय ही नहीं रहा, और ना ही वैसी उनकी स्थिति मानसिक बची है। मतलब मानसिक स्थिति भी बदल गई है और उसके पास अवकाश भी नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कम समय में जीवन संदेश या निष्कर्ष देने वाली लघु कथा पाठक के लिए अति अनुकूल होती है, यानी पाठक को समय भी कम लगे और जीवन की वही शिक्षा उसे प्राप्त हो जाए, तो जो उसे बड़ी कहानी से प्राप्त होती है, यानी गागर में सागर भरना, छोटी सी बात में बहुत सारी शिक्षा दे देना। सहज स्फूर्ति आंदोलन के रूप में विकासमान लघु कथाएं तेजी से उभर रही हैं। भाषा और शिल्प की नूतनता एवं प्रांजलता का उद्भव सन 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे द्वारा लिखी एक टोकरी भर मिट्टी से माना जा सकता है। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। पहली लघु कथा का नाम एक टोकरी भर मिट्टी, 1909, माधवराव सप्रे द्वारा। ये हिंदी की पहली लघु कथा के रूप में चर्चित हुई। तब से लेकर आज तक सैकड़ों रचनाकारों ने लघु कथा की रचनात्मक शक्ति को उभारने का प्रयास खूब किया है। जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, विष्णु नागर ने 3 लघु कथाएं संग्रह प्रकाशित कर दी हैं और जिसकी भूमिका में नागर जी ने माना है कि जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अश्क, राम नारायण उपाध्याय जैसे कथाकार हिंदी लघु कथा को पूर्व से ही अपना रहे थे। यद्यपि उस समय लघु कथा नामकरण नहीं हुआ था। सन 1972-73 में कई प्रांतों से लघु कथाओं के संकलन प्रकाशित होने लगे, जिनके माध्यम से लघु कथा के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास हुआ। पिछले 3-4 दशकों में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं ने अपने लघु कथा विशेषांकों के द्वारा इस विधा को नई कथ्य और शिल्प से अभिमंडित कर दिया। यानी पिछले कुछ दशकों में, पहले लघु कथा का ऐसा विकास नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लघु कथा के विशेष अंकों को लाकर हमारे सामने लघु कथा का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है लेखकों ने क्या किया है, लघु कथा के रूप को थोड़ा सा बदल दिया है। रूप बदल दिया है और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद है, पिछले 3-4 दशकों में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं ने अपनी लघु कथा विशेषांकों के द्वारा इस विधा को नए कथ्य के रूप में हमारे सामने रखा है, और जिसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल का लघु कथा संग्रह बयान, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, लघु कथा संग्रह बयान बहुचर्चित हुआ है। आज हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं लघु कथा के मर्म और धर्म को रूपांतरित कर रही हैं लगातार। क्योंकि लघु कथा नवीनतम विधा है, इसलिए इसके लिए एक नए आलोचना शास्त्र की आवश्यकता भी मानी गई, क्योंकि आलोचना शास्त्र उसकी लघु कथा की में वृद्धि करवाता है। ठीक है, अभी तक लघु कथाकार ही अपनी रचनाओं के समीक्षक हुआ करते थे। वे खुद ही लिखते थे, खुद ही उसकी समीक्षा भी कर लिया करते थे, क्योंकि पाठक उस रचना से परिचित नहीं थे। धीरे धीरे लोग उससे परिचित होने लगे, जिससे आलोचना शास्त्र का निर्माण होने लगा और इसी क्षेत्र में लघु कथाकारों को
उसकी समीक्षा खुद न करते हुए दूसरे उसकी समीक्षा करने लगे, जिससे उसका रूप और विशाल हो गया लघु कथा का। पर संख्यातीत लघु कथाओं की प्रस्तुति से इस विधान के लिए आलोचना दृष्टियां भी निश्चित हो रही हैं। समीक्षकों ने लघु कथाओं को विभाजित कर व्यावसायिक और अव्यावसायिक दो प्रकारों में बांट दिया है, जिससे कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक दो प्रकार से बांटा। जबकि दूसरी धारा की लघु कथाएं समसामयिक होती हैं और पहली की लघु धाराएं व्यंग्य की प्रमुखता रखती हैं। यानी पहली लघु धारा का जो प्रकार है वो लघु कथा से संबंधित है, व्यंग्य से संबंधित है, लघु व्यंग्य से संबंधित है। और जो दूसरा प्रकार है वो लघु कथा समसामयिकी से संबंधित है। अब और कलात्मक यथार्थ को संस्पर्शित करती है, यानी जो कलात्मक यथार्थ है उसको छूती है। लघु कथा में प्रभावात्मकता रहनी चाहिए, क्योंकि जो प्रभावात्मकता कहानी में होती है वही प्रभावात्मकता और अभिव्यंजना लघु कथा में वांछनीय है। यानी एक जो हमारी बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं उसमें एक प्रभाव होता है, एक बड़ी सी शिक्षा होती है। बिल्कुल वही प्रभाव हमारा लघु कथा से भी नहीं हटना चाहिए। लघु कथा में भी हमारा वही प्रभाव बना रहना चाहिए जो पाठक को पढ़ने के लिए वहां पर रोक कर रखे। आगे इसके बाद हम केंद्रीय भाव पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमारी लघु कथाओं में दो लघु कथाओं की बात की गई है। पहली लघु कथा में हमें कृतज्ञता को दर्शाया है कि हमें किस प्रकार से अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए। ये लघु कथाएं संकलित हैं, जिसमें दूध का मूल्य लघु कथा में कृतज्ञता का सकारात्मक स्वरूप प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अवसर प्राप्त होते ही उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य की सच्ची पहचान होती है। नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय की मूल्यहीनता को समाप्त कर रही है। जो नई पीढ़ी है वो समय की मूल्यहीनता को समाप्त करती जा रही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कृतज्ञता के भाव को यदि याद रखता है और दूसरों पर किए गए उपकार को खुद भूल जाता है, परंतु जो हमारे ऊपर किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है उसे वह नहीं भुलाता, चाहे वह उपकार छोटा ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार की शिक्षा हमें पहले लघु कथा में मिली है। दूसरी लघु कथा में शब्द और अनुभूति के अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। जो सौंदर्य है वह अनुभव की वस्तु होता है। सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, किंतु प्रकृति से एक रूप हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जा सकता है। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। कवि लेखक हमारे कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति के अगर आप प्रकृति से एक बार संपर्क कर लेते हैं तो सौंदर्य आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अनुभव होता है वो शब्द से बहुत बढ़कर होता है, और जो प्रकृति होती है वो हमें अनुभव ही देती है, शब्द के जाल में नहीं फंसाती। इस प्रकार कहा गया है, ग्रहण करने की क्षमता का विकास हमेशा अनुभव के द्वारा ही होता है। यानी अगर हमें कुछ ग्रहण करना है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए अनुभव बहुत आवश्यक होता है। शब्द मात्र से हम उसकी अनुभूति को नहीं पहचान सकते। अनुभूति हमें हमेशा उस वस्तु के या उस अनुभव के सामने रहकर ही होती है। अनुभूति हमें तभी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये दो पार्ट, जो दो टुकड़े हमें मिले हैं, ये दोनों छोटी छोटी लघु कथाओं का केंद्रीय भाव है।
अब हम पहली लघु कथा यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दूध का मूल्य। बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमको शिक्षा मिलती है कि एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीजें बेचता। एक दिन तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे चलना उसे दूभर था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गृहिणी ने दरवाजा खोला और सवाल किया, क्या है? यानी वो असहाय बालक जो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता था, जिसके लिए वो गली गलियारों में घूमता था, भूखों प्यासे वो पूरे दिन अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करता था। एक दिन उससे एक बार उसके शरीर में उसे इतनी कमजोरी महसूस हुई कि उससे नहीं चला जा रहा था। अब उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे घर से रोटी मांगकर नहीं खाऊंगा तो शायद मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा, तो बाद में मेरे उसूलों का मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने तेज गर्मी के मारे एक दरवाजा खटखटाया। जो भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था वो, इसलिए उसने एक घर के दरवाजे को खोलकर जब दरवाजा खटखटाया तो उसे खोलकर एक गृहिणी आई और उस गृहिणी ने उस बालक से सवाल किया, क्या है? बालक को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का महिला जब जैसे ही सामने आई, जैसे ही गेट खुला और गेट में से महिला जैसे ही सामने आई, वो बालक जो वहाँ खड़ा भूख की याचना कर रहा था, उसका स्वाभिमान जाग गया। अब उसने क्या किया, महिला से खाना न मांगकर सिर्फ पानी मांगा। उसने कहा, मुझे सिर्फ पानी चाहिए, एक गिलास। तब महिला ने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बच्चा लग रहा है और इसकी शक्ति क्षीण होती दिखाई दे रही है। तो महिला अंदर जाती है। बालक की दशा देखकर जब महिला घर के भीतर जाती है तो बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे देती है। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव भर आया था। अब बालक ने अपने मन में ये सोचा कि भाई मैंने तो भोजन के लिए गेट खटखटाया, मेरा स्वाभिमान ऐसा था कि मैं भोजन नहीं मांग सका, इसलिए मैंने सिर्फ पानी मांगा और उसके बाद भी मुझे इस महिला से एक गिलास दूध मिला। तो उसने बड़ी विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य मैं कैसे चुका पाऊंगा? बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदाशयता के किसी भी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कीमत की अपेक्षा करते हैं तो सदाशयता न कीजिए, यानी किसी पर उपकार मत कीजिए। अगर आप उसके उपकार का बदला चाहते हैं तो उस सद्भावना की कीमत मत मांगिए जो आपने दूसरों को देख करके दिखाई है। कृतज्ञ बालक उस महिला को सश्रद्ध निहारता रहा, श्रद्धा के नजरों से उसे देखता रहा। बहुत वर्षों बाद वो दयालु महिला एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज करके भी हार चुके थे। उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का भी परामर्श दिया है। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है। तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल करके उसे चंगा कर दिया। यानी जैसे ही उस डॉक्टर ने देखा कि ये महिला उस शहर से आई है, उसका उस शहर से बालक का ये संबंध था कि जिस शहर में बालक ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की और वहीं पर उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की, वहीं उसी शहर से एक महिला आई है इलाज के लिए। जैसे ही उसने उस महिला को देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आई, तो उसने तुरंत उस महिला का ऑपरेशन किया और उसकी देखभाल करके उसे चंगा कर दिया। अब नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश हुई। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया।
भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क सा गया। लिफाफा खोलते ही उसने एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका है, 1 गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। यानी वही डॉक्टर जिसने एक दिन भूख से व्याकुल होकर क्या मांगा था, भोजन के लिए गेट खटखटाया, लेकिन भोजन ना मांगकर उसने सिर्फ पानी मांगा और उसी पानी मांगा, लेकिन महिला ने उसको दिया 1 गिलास दूध। उसी दूध को पीकर शायद वो उस दिन सचेत हुआ था, उसमें प्राण आ गए थे। इसलिए उसने जब एक बार महिला ने उसे जीवन दान दिया तो वो उस छोटे से उपकार को बालक न भुला सका और उसने उस 1 गिलास दूध के बदले महिला का सारा जीवन बचा लिया और उसे चंगा कर दिया। तो ये बहुत छोटी सी लघु कथा है बच्चों, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी मिल रही है हमें। अब आइए दूसरी लघु कथा पर, शब्द और अनुभूति। शब्द और अनुभूति, शब्द जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वे सब शब्द और वाक्य हैं। अनुभूति जो हमें पढ़कर कभी नहीं मिल सकती, हमें स्वयं अनुभव करके प्राप्त होती है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो अनुभव है वो हमें स्वयं के द्वारा ही प्राप्त होता है, वो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों से प्राप्त नहीं हो सकता। अनुभव के लिए हमें स्वयं उसकी अनुभूति करनी पड़ती है और अनुभूति के बाद ही हम उस शब्द का अर्थ ठीक ठीक लगा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ने पर वे यह जानने को बड़े उत्सुक हो गए कि सौंदर्य क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी। उन्हें नींद आने लगी, वे ऊब होने लगे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। वे श्रांत हो गए, यानी वे थक हार गए और फूंक मारकर उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। एक बार सौंदर्य शास्त्र नामक एक पुस्तक पढ़ रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और वे ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हुए कि सौंदर्य क्या है, लेकिन आधी रात बीत चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सौंदर्य क्या है। जब वे बहुत थक गए तो उन्होंने फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दिया। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया, चांदनी उनके दरवाजे पर खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पार से देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा हो, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम तो किताब में डूबे थे। ठंडी हवा का झोंका आया और उनका तन बदन चांदी में नहा गया। जो पूर्णिमा की रात की जो चांदनी होती है वो उनके तन पर पड़ी तो उन्हें ये एहसास हुआ। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर वे इतने अभिभूत हो गए कि उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा, यह है सौंदर्य। माने अब उन्हें पता चल गया, उनके मुख से खुद ब खुद अनुभूति के अनुसार उनके मुख से खुद ही निकल पड़ा कि ये है सौंदर्य। तो यही होती है अनुभूति की पहचान कि हम कुछ भी मजबूर होकर ना बोलें, वो स्वयं ही हमारे मुख से निकल जाता है। वे कक्ष से बाहर निकलकर छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हों। अब समझ में आया कि शब्द तो केवल माध्यम होते हैं, मुख्य बात तो अनुभव की ही होती है जिससे गुजरना होता है। अनुभव से हमें हमेशा गुजरना होता है। बिना अनुभव से गुजरे हम उसको समझ ही नहीं सकते। केवल शब्द पर ठहरना अनुभूति नहीं होती। इसलिए यात्रा के आरंभ में जब यात्रा के आरंभ में शब्द तो अवश्य हैं, परंतु वो शब्द उसका अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव काम आएगा ही, और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यानी शब्द और अनुभूति में दोनों में यही संबंध है कि शब्द से हम अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते, हमें शब्द के माध्यम से अनुभूति तक पहुंचना है। तो हमें उस सौंदर्य का सामना करना होता है, अनुभूति का सामना करना होता है, और अनुभूति हमें स्वतः ही क्या करा देती है, शब्द से परिचित करा देती है। तो ये हमारा दूसरी लघु कथा का भाग था। पहली लघु कथा हमने पढ़ ली, दूसरी हमने पढ़ ली। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि इसमें प्रश्नोत्तर क्या कह रहे हैं। भाई कुछ बच्चों ने कहा कि प्रश्नोत्तर थोड़े से बड़े हो रहे हैं। मैं ये कहती हूँ बेटा कि जो प्रश्न आपके जो बड़े हुए हैं
उनसे आप अगर पढ़ लोगे, सुन लोगे, तो आप परीक्षा तक उतने शब्द तो ज़रूर ले जा सकते हो जितने आपके लिए आवश्यक हैं। चलिए समझ लीजिए, बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया? बालक ने दयालु महिला से यही सवाल किया कि इस 1 गिलास दूध का मूल्य मैं कैसे चुका पाऊंगा। ठीक है। रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी क्यों आ गई? जब रोगग्रस्त महिला वहां ऑपरेशन के लिए आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने लाया गया। उस डॉक्टर ने महिला मरीज के सभी कागजात देखे और देखकर जब डॉक्टर को ये पता चला कि ये अमुक शहर से, यानी जिस शहर में पहले लेखक था उससे आई है, तो उससे वो देखने गया। जैसे ही उसने देखा कि ये तो वही महिला है, उसने उसका इलाज कराया और उसकी आंखों में ये सोचकर ही चमक आ गई थी कि ये वही महिला है जिसने, मैंने जब इससे पानी मांगा तो इस महिला ने मुझे पानी के बदले दूध दिया। तो यही महिला आज विपत्ति में है। तो उसने उस छोटे से उपकार को न भुलाते हुए उस महिला का इलाज किया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर एक दिन सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे, हमने अभी पढ़ा, और जब वो उस पुस्तक को पढ़ रहे थे तो वे ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि सौंदर्य का अर्थ क्या होता है, क्या हम उसे अनुभव कर सकते हैं, ये इसके लिए वे उत्सुक थे। अब अगला है, मोमबत्ती बुझने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई। जब मोमबत्ती बुझी, क्योंकि जब वे सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे और वे बोर होने लगे, उन्हें थक गए पढ़ते पढ़ते, तो उन्होंने उसे बंद किया और मोमबत्ती को बुझा दिया। जब मोमबत्ती बुझाई तब चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की से झांकती हुई उनके कमरे में घुस गई, जिसके कारण सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो गया। अच्छा, और उनके तन बदन भी चांदनी में नहा गया। दयालु महिला ने बालक को क्या उत्तर दिया? दयालु महिला ने बालक को उत्तर दिया कि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदाशयता के किसी भी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने महिला को पत्र में क्या लिखा? डॉक्टर ने महिला को पत्र में लिखा, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका है, 1 गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर थे उसके, उसमें लिखा था, आपका दूध वाला बच्चा जो कि आज डॉक्टर है। इसके बाद है अगला, मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या परिवर्तन आया? जैसे ही मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया गया, वैसे ही उन्होंने देखा कि चांदनी उनके दरवाजे और खिड़कियों में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पार देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा हो, मैं तो बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। इस प्रकार सारा वातावरण ज्योतिर्मय होकर चांद की चांदनी में डूब गया। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई? जब रविन्द्रनाथ टैगोर उस पुस्तक को पढ़ रहे थे और वो बहुत थक गए और वहाँ पर उन्हें नहीं पता चल रहा था कि सौंदर्य क्या है, तब उन्होंने जैसे ही मोमबत्ती बुझाई तो ऐसा लगा कि चांदनी उनको नहला रही है और चांदनी उनके तन बदन में छा गई है। उनकी खिड़की दरवाजे से चांदनी अंदर आई है। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा है और उन्होंने जैसे ही खिड़की के पास देखा तब उन्हें लगा कि चांद उनसे कह रहा हो कि मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। इतने में ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनका मन प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया। उनके मुख से शब्द निकल पड़ा अनायास ही कि यह है सौंदर्य। इस प्रकार उन्हें सौंदर्य की अनुभूति हुई। तो ये हमने प्रश्नोत्तर पूरे समझ लिए हैं और प्रश्नोत्तर समझने के बाद ये जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं भाव पल्लवन, आपको जिस प्रकार से पाठ पढ़ाया गया है उसके आधार पर आप इसका भाव पल्लवन कीजिएगा।
यहाँ दिया है अनेकार्थी शब्द वाक्य में बदलने हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है अंक। अंक मतलब जो दो तरह से इसको हम ले सकते हैं, जिसमें है अंक यानी कि गोद, और एक अंक का अर्थ है यहाँ पर, एक अंक का अर्थ है गोद और एक अंक का अर्थ होता है संख्या। दो प्रकार से हम इसको अनेकार्थी के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद है, और हम इसका कोई भी वाक्य बनाएंगे। वाक्य हम हमेशा मन से बना सकते हैं क्योंकि वाक्यों की कोई संख्या नहीं होती, वाक्य कितने भी बनाए जा सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है मूल्य। मूल्य का मतलब होता है कीमत या मोल, किसी वस्तु का मूल्य। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है कर। कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है हाथ या फिर करना। ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा मूल्य, मूल्य में क्या था? कीमत, मोल, है ना। जैसे जीवन मूल्य, वस्तु का मूल्य, ये दो अंतर हुए। ऐसे ही कर, कर का अर्थ हो गया एक तो हमारा हाथ, और एक कर का अर्थ हो गया करना। तो ये दो अर्थ हुए। अब इसी को लेकर के हमें वाक्य बनाने हैं। इसके बाद लिखा है वर्ण। वर्ण में क्या है? वर्ण का एक अर्थ होता है रंग और एक अर्थ होता है अक्षर। तो इन्हीं दोनों को लेकर के हमको वाक्य बनाना है, वर्ण और अक्षर को लेकर। रस क्या है? रस क्या है? एक तो रस होता है सार, जिसको हम सार बोलते हैं। एक रस होता है आनंद, जिसको आनंद कहा जाता है। तो ये दो अर्थ इसके हो गए, है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ, आपको सिर्फ समझा रहे हैं हम, आपको इसको खुद करना है, लिखना आपको ही है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। जैसे दिन और दीन लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं एक दिन का अर्थ होता है दिवस, दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। इसी प्रकार से दूसरा दिया है उत्तर और उत्तर, मतलब कि एक उत्तर लिखा है उसका अर्थ है दिशा, दूसरा उत्तर लिखा है उसका अर्थ होता है जवाब। ठीक है। इसके बाद देखिए शांत और श्रांत। अभी हमने देखा वो श्रांत हो गई थी, तो एक शांत का अर्थ होता है चुपचाप। क्या होता है? चुपचाप। इसी तरीके से दूसरे शांत का अर्थ हुआ थकान। श्रांत, शांत का अर्थ होता है थकान। अच्छा, अगला क्या है? नींद और निंद्य। नींद माने तो निद्रा होती है, जो हम जानते हैं, रोज कहते हैं। निंद्य माने होती है बुराई। निंद्य माने क्या होता है? बुराई। ठीक है। तो ये हमने ये जान लिए सारे। अब यहाँ पर हम यहाँ नीचे एक प्रश्न और देख रहे हैं, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। आहा, यह है सौंदर्य। यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। जी हाँ, इस वाक्य को निषेधवाचक और प्रश्नवाचक वाक्यों में तो बदलिए। निषेध में क्या हो जाएगा? यह सौंदर्य नहीं है। ठीक है। और प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? क्या यही सौंदर्य है? इस तरीके से हम इसका अभ्यास करेंगे और इसके बाद हम इसे समझेंगे और इसका एक बार रिवीजन आप करिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।